ये स्क्रीन विजिबल है। वेलकम टू GeoIS। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रिंस देवांगन। आई बी टेकिंग योर छत्तीसगढ़ एंड इंडियन ज्योग्राफी पार्ट। भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला मैं आपका लूंगा। तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें जो पार्ट रहेगा वो छत्तीसगढ़ और इंडिया, इसका ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, भारत और छत्तीसगढ़ का भूगोल के बारे में, और उसमें भी पर्टिकुलरली रॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रॉक सिस्टम मतलब चट्टानों का किस तरीके से वर्गीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये स्लाइड दिख रहा है, विजिबल है सभी लोगों को? स्लाइड सबको विजिबल है? कोई बता सकता है कंफर्मेशन? ओके फाइन, यस। तो लेट्स स्टार्ट। आप इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। दो चार कॉल्स आ रहे थे उसको मैंने स्टॉप करवा दिया। फाइन। तो मैं बताना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो चट्टानें हैं, जो रॉक सिस्टम है, और जो भारत में जो रॉक सिस्टम है, ये दोनों को कनेक्ट करना है। हमारा हमारा जो पर्पस है ये दोनों को समझना। हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसमें मिनरल्स जो मिल रहे हैं, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, ये क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण से दिल्ली राजा में आयरन मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, या तो पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसके कारण से कोरबा जो है उस एरिया पे क्या मिल रहा है, जो कोल है, कोल आप जानते हुए कोयला जिसको बोलते हैं, वो मिल रहा है। नॉट ओनली दिस, हमारे रायपुर वाले एरिया में सीमेंट के इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, अगर आपको पता होगा बहुत सारे सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं। मतलब इसका कोई रीजन है कि सीमेंट के फैक्ट्रीज क्यों लगे हैं? कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री लगता है उसके पीछे कारण होता है, और वो कारण जो होता है वो वहां के रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, वो वहां पे मिलता है, इसलिए वहां पे वो फैक्ट्रीज होते हैं। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट लगने का क्या रीजन है, भिलाई में क्यों लगने का कारण क्या है? तो सिंपल चीज है कि अगर वहां पे भिलाई स्टील प्लांट है, इसका मतलब आसपास में क्या होगा? आयरन का ओर होगा, है ना, जिसको बोलते हैं जो लोहा, है ना, कच्चा लोहा, वो होगा श्योरली। एट द सेम टाइम वो जो भिलाई स्टील प्लांट है उसके बगल में नदी है, तभी वहां पे फैक्ट्री होगा। इसका मतलब ये है कि कोई इंडस्ट्री या कोई भी माइन या किसी भी टाइप का एक्टिविटी, किसी भी टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक तरीके का जो भी व्यवसाय है, वो किस पे डिपेंडेंट करता है? वहां की भूमि कैसी है, वहां का लैंड कैसा है। और उसका जो लैंड है वो ये बताता है कि ये जो लैंड है इसमें अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, खेती अच्छी होती है, तो वहां पे खेती होना चाहिए। और वहां पे अगर माइंस अच्छा है तो वहां पे माइनिंग, माइनिंग मतलब खदान वाला जो कार्य, वो होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे पास जैसा लैंड है वैसा हमारा व्यवसाय है, वैसा हमारा प्रोफेशन है। और अगर लैंड बहुत ही खराब है, सपोज कि मेरे लैंड में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा होता है कई कई, जैसे जमीन होती है बंजर होती है, जैसे आप सुने होंगे ये चंबल का बीहड़, चंबल के डाकू फेमस है। अच्छा, चंबल के डाकू के बारे में सुना है कि नहीं कभी? सुने हैं सर। सुने हो? ये सब मूवी देखे होगे ना, पान सिंह तोमर, और ना एक समय जब शोले वगैरह का मूवी रहता था तो आपने देखा होगा कि वो लोग ना एक टीला वीला टाइप का जगह में रहते थे, जिसको इधर पे कोई उधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है करके, इस टाइप का रहता था। तो ये जो जितने एरिया है जहाँ पे डाकू ज्यादा है, वहां का मेन कारण क्या होता है पता है? वहां का मेन कारण होता है वहां की जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं होती। द लैंड इज नॉट फर्टाइल देयर। इफ लैंड इज नॉट फर्टाइल, अगर भूमि उपजाऊ नहीं है तो उनको दूसरे जगह पे जाके चोरी हारी डाका वाका करके करना पड़ता है। तो एक प्राइमरी रीजन, एक मुख्य कारण कि किसी जगह पे अगर प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता क्यों नहीं हो पाती, उसका मुख्य कारण होता है वहां का जमीन उपजाऊ नहीं है। और जिस जगह का जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जिस जगह का लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल है, उस जगह पे सबसे ज्यादा रिचनेस होती है। अगर देखा जाए हमारे पूरे भारतवर्ष का, पूरे इंडिया का जो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीनतम भारत, है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप देखोगे कि सारा चीज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मगध के आसपास से, है ना, या पटना के वाले एरिया के आसपास से। आप कभी महाजनपद या जनपद के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये सारा चीज कहाँ से स्टार्ट होता है? वो बिहार वाले एरिया से ही स्टार्ट होता है। इनफैक्ट भारत के दो प्रमुख धर्म, जैन और बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि भारत से ओरिजिनेट हुआ है, वो भी कहाँ पे जन्म लिया है? वो भी कहाँ पे जन्म लिया है? वो गंगा के प्लेन में, उसी बिहार जगह पे जन्म लिया है। तो आप ये देख रहे हो कि किसी जगह पे
भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है तो वहां के लोगों का प्रोफेशन वैसी हो जाता है, वहां पे कल्चर वैसी हो जाता है, और नॉट ओनली कल्चर, वहां पे लोगों का पहनावा भी वैसी हो जाता है। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि ये जब ना दिवाली का टाइम आता है ना, तो ये दिवाली का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पूरे भारत में, पूरे इंडिया में फेस्टिवल किसी न किसी फॉर्म में होता रहता है। जैसे अभी मकर संक्रांत आने वाला है, आप सुने होंगे मकर संक्रांत। अब मकर संक्रांत पूरे इंडिया में किसी न किसी फॉर्म में होता है ना। कहीं पे वो बिहू नाम से होता है, कहीं पे पोंगल नाम से होगा, कहीं पे गुड़ी पड़वा नाम से होगा, मतलब अलग अलग नाम से वो चीज जो मकर संक्रांत है वो सारे जगह पे होता है, किसी न किसी नाम से। मतलब उसका कुछ कारण है, मतलब भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण से फेस्टिवल्स ऐसे हो रहे हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल जानते होंगे ना, तीजा पूरा हम लोग बोलते हैं, रक्षाबंधन के फेस्टिवल होते हैं। और इसके अलावा आप जानते हो कि ये हल षष्ठी है ना, कमर छठ जिसको बोलते हैं। ये सब के पीछे कुछ कारण है, और ये सब का कारण अगर ढूंढने जाओगे ना तो वो उसका रीजन ना भूगोल निकलेगा, ज्योग्राफी निकलेगा। अगर आप अच्छे से सोचो तो कोई कोई भी एक फेस्टिवल और उसका कारण आप ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हो। कोई आप में से कोई भी किसी भी फेस्टिवल का नाम बताइए और उसको भूगोल से लिंक करिए। अच्छा, दिवाली जो मनाते हैं हम लोग, उसका कारण क्या है अदिति? क्यों मनाते हो भाई दिवाली? बताओ ना, अनम्यूट करके बताओ। अदिति, अंजिता, इंटरेक्ट करो, मजा आएगा तभी। बुराई पर अच्छाई का जीत सर। सर बुराई वो पर अच्छाई की जीत, वो तो दशहरा वाला चीज हुआ। सर, राम वहां से विजय प्राप्त करने के बाद भारत हाँ पधारे थे। ठीक है ठीक है, ये हमारे मैथोलॉजिकल में ये है कि राम जी, हाँ हाँ, राम जी जो है वो विजय प्राप्त करके आए थे। ठीक है, वो तो एक कारण है। जैसे बंगाल में आप देखोगे यही अक्टूबर के पास नवरात्रि होती है जो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। या तो कहीं पे भी पूरे इंडिया में किसी ना किसी फॉर्म में ये दिवाली के आसपास, जैसे बोलना चाहिए कि गुरु नानक जयंती है ना। गुरु नानक जयंती का भी टाइम यही है। अब बोलोगे गुरु नानक उसी समय पैदा लिए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, गुरु नानक जी को का जो फेस्टिवल है उसी समय में सेलिब्रेट किया जा रहा है। पर एक चीज समझो, ये एक ऐसा टाइम है जिस समय लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर आप जानते हो दिवाली के दिन, हम लोग तो सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और अगर देखा जाए तो राम जी की पूजा से ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है लक्ष्मी जी की पूजा, अगर आप अच्छे से देखो तो। जबकि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि भाई दिवाली में राम जी वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास वनवास काट के, जिसके कारण से हम लोग दिवाली मनाते हैं। पर इन रियलिटी अगर अच्छे से सोचो तो क्या है, हम लोग पूजा, पूरे पूजे के पूजा जितना भी करते हैं उसमें या तो गोवर्धन या गाय की पूजा करेंगे, छत्तीसगढ़ में तो मैं बता रहा हूँ, या तो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, दोनों में से किसी एक की पूजा करेंगे। पर राम जी की पूजा एज सच एकदम से नहीं होती, या तो हमारे रूरल एरिया में गौरा गौरी का पूजा होता है ना। तो मतलब राम जी की पूजा एज सच नहीं होती। मतलब लक्ष्मी जी की पूजा इतना डोमिनेंट क्यों है और इसको इतना धूमधाम से क्यों मना रहे हैं? वैसे तो सरस्वती माता की पूजा होती है बसंत पंचमी में, है ना। काली माता की पूजा होती है नवरात्रि के समय में। तो ये जो लक्ष्मी पूजा को इतना अच्छे से क्यों मना रहे हैं, इसका एक ही कारण है। इसका कारण है खरीफ की फसल का कटना, है ना। खरीफ की फसल जब कटती है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, और लोगों के हाथ में पैसा आने से क्या होता है, फेस्टिवल अच्छे से मन पाता है ना। जैसे अभी अंजना ने बताया कि भाई ये जो फेस्टिवल है जैसे उत्तरायण, है ना, उत्तरायण क्यों मनाया जा रहा है, या तो मकर संक्रांति क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में पहली बार सन वापस से अपने वापस डायरेक्शन में आएगा, है ना। आपने देखा होगा कि सन का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ होता रहता है। नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये नहीं कि कभी पूर्व की जगह उत्तर में चला गया, नहीं। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, सॉरी 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 सॉरी, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में होता रहता है ना। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इस तरीके से ऐसा वो मूव करता रहता है। कभी आप देखोगे कि सन यहाँ से उग रहा है, कभी आप देखोगे कि सन यहाँ से उग रहा है ना। आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको धूप के डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि हाँ, अब न धूप वापस से फिर से उत्तर में जा रहा है, या अब धूप वापस से दक्षिण में जा रहा है। ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जहां से वो वापस रिटर्न होता है वहां से पूरे इंडिया में हम लोग फेस्टिवल मनाना चालू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर ये मकर जो वर्ड यूज किया है, मकर मतलब मकर संक्रांत। मकर संक्रांत मतलब क्या है,
कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, जब मकर रेखा से जब सूर्य की किरण वापस आती है ना, मकर रेखा से मतलब क्या है, सूर्य की किरण ना कर्क रेखा टू मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मूव होता रहता है ना। कभी इधर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट पड़ता है, कभी भूमध्य रेखा पे स्ट्रेट पड़ता है, और कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पे स्ट्रेट पड़ता है। इसके कारण से ये जो सूर्य की किरण है वो ऐसे ऊपर से नीचे वेरी करती रहती है। तो जिस समय वो वापस इंडिया में आने वाले रहती है, उस समय हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। और सिर्फ हम लोग नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल मनाना चाहिए, जो कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब बहुत सारे फेस्टिवल का कारण आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं भूगोल होता है, ज्योग्राफी होता है। अब मैंने बोला कि जैसे आप कमर छठ मनाते हो या हल षष्ठी मनाते हो, हल षष्ठी क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कथा तो बहुत सारी होगी, है ना। कई कई षष्ठी की 6 कथाएं भी होती है ना। तो ये हल षष्ठी क्यों मनाते हैं, अगर कोई बता सकता है क्या, क्यों मनाते हैं हम लोग? योगेश्वरी, कमर छठ मनाते हो ना, जी सर। क्यों मनाते हो? इसका जियोग्राफिकल रीजन तो आइडिया नहीं है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है, आप देखो नाम तो हल है, हल की पूजा होती है उस दिन, है ना। हल है तो हल की पूजा होती है। एज वेल एज हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद के फिर बाकी सारा रिचुअल करते हैं, समझे ना, है ना। और उसके जस्ट बाद कुछ दिन में आप देखोगे, उसी के आसपास में बैल की भी पूजा होती है, पोला के नाम पे, है ना। मतलब जितने लोगों ने, मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट्स ने या जितने बैल वगैरह लोगों ने, जितने जिसने मेरे खेत को जोतने में हेल्प किया है ना, हमारे जो फील्ड को प्लोइंग करने में हेल्प किया है, उनको हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता शो करते हैं, है ना। हल की पूजा कर ली, भाई अब आपका काम खत्म, आप रेस्ट लो, आपने मुझे मेरे लिए बहुत काम किया, तो ये कृतज्ञता है ना। और ये किससे आया, जब हम लोग ने क्या किया, पहली बार ये हल का काम खत्म हो गया, जब तब हम लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए इमीडिएटली पूजा नहीं होती है, इमीडिएटली मतलब जैसे ही जुलाई का सीजन आया, मानसून आया, उस समय पूजा नहीं होती है। पूजा होती है अगस्त या सितंबर के आसपास में वो होती है, और मेनली अगस्त बोलना चाहिए, सितंबर में भी नहीं, अगस्त में होती है, जो तिथि है उसके हिसाब से। तो हल का पूजा उस समय हो रही है, बैल की भी पूजा उसी समय हो रही है, क्योंकि पोला के नाम पे कि भाई आपका काम खत्म हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है करके। तो मतलब ये जो फेस्टिवल है, इसके पीछे कुछ कारण है, और भी कुछ कारण आप देखोगे। कुछ कारण मतलब ये भूगोल से कारण है, हमारी खेती से कारण है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में चावल जो है, ये खरीफ फसल है। खरीफ मतलब जुलाई से सितंबर में होती है। चावल जो राइस होता है, पैडी कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से होता है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है। और उसके बाद जो होता है वो रबी फसल हो जाता है, रबी की जो मेनली डोमिनेंट होता है पंजाब हरियाणा में, है ना। तो ये जो फर्स्ट जो खरीफ है, इस खरीफ में पूरे इंडिया में आप देखोगे कि राइस सबसे ज्यादा होता है, पूरे इंडिया में राइस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में सनलाइट बहुत अच्छा पड़ता है, धूप बहुत अच्छी पड़ती है, और धूप अच्छी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है, और उसके कारण से चावल अच्छे से होता है। अब ये क्या, चावल अच्छे से होने के पीछे सनलाइट की जरूरत है, यस। गेहूं में उतना जरूरत नहीं है, पर चावल के लिए चाहिए। क्योंकि चावल में आप जानते हो कि चावल, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं चावल नहीं खाते, अगर आप जानते हो। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज होता है ना, तो शुगर बढ़ जाएगा करके। अब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट क्यों आता है या ग्लूकोज क्यों आता है? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का पर्पस क्या होता है, वो कैसे आता है? जब फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रकाश संश्लेषण होगा, तभी तो ग्लूकोज आएगा, है ना। और जितना ज्यादा सनलाइट होगा, उतना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। इसका मतलब क्लियर है कि जिस जगह पे सनलाइट ज्यादा है, वहीं पे राइस अच्छे से हो सकता है। तो चाहे इंडिया हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे चाइना हो, ये जो वर्ल्ड के सबसे टॉप प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, ये 3 कंट्री, कौन कौन से, ब्राजील, भारत, चाइना, है ना। ये 3 जो कंट्री है सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि इसमें सनलाइट ज्यादा पड़ती है, ये कर्क रेखा के पास है ना, और भूमध्य रेखा के बीच में है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में। आप जानते हो हमारा जो ट्रायंगल पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलते हैं, उसका आधा पोर्शन, वो पोर्शन हमारा किस में है, 23.5 के नीचे है, 23.5 के नीचे है ना। इसके कारण से सनलाइट अच्छा पड़ती है वहां पे। और जबकि पंजाब हरियाणा 23.5 से ऊपर है, तो वहां पे सनलाइट अच्छी नहीं पड़ती, तो वहां पे क्या होगा, ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। और वहां पे क्या होगा, वहां पे बोलना चाहिए कि राइस अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको धूप चाहिए राइस के लिए। नॉट ओनली राइस, जो भी स्वीट वाला फ्रूट होगा, मीठे मीठे फल होंगे जो भी, वो सारे कहाँ पे होंगे, जहाँ 23.5 डिग्री से नीचे वाले जगह पे।
जैसे हमारे यहाँ केला बहुत बनाना बहुत अच्छे से होता है, शुगर का कल्टीवेशन में हमारा टॉप 3 में आता है ना। ब्राजील, चाइना और इंडिया, ये 3 है। चाहे शुगर के प्रोडक्शन ले लो, चीनी के प्रोडक्शन में ले लो, या तो राइस के प्रोडक्शन में ले लो। क्यों भाई? क्योंकि इसका रीजन है, शुगर को भी, शुगर केन या गन्ना को भी क्या चाहिए? धूप चाहिए। धूप रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। मतलब देख रहे हो कि हमारे खाने का हैबिट, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा में, ये जो भात, जो राइस जो है डोमिनेंट फूड है, इसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ पे राइस अच्छे से होता है ना, हमारे यहाँ चावल अच्छे से होता है। और नॉट ओनली सिर्फ छत्तीसगढ़ से पूरा नीचे जाओ, साउथ में सारे जगह पे, चाहे इडली डोसा जो भी बनाओ, वो सारा भात से ही या चावल से ही बना रहेगा, या चावल मेड होगा, राइस मेड प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये हमारे कल्चर में आ गया, और हमको पता भी नहीं है कि हम लोग राइस क्यों ज्यादा खाते हैं, क्योंकि राइस ज्यादा होता है। अब जैसे ये मक्के दी रोटी, सरसों दा साग हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भाई मक्के दी रोटी और सरसों दा साग के लिए भाई वो रोटी पहला चीज, तो रोटी के लिए या तो गेहूं से बनेगा या मक्का से बनेगा। तो ये जो कॉर्न से बनता है रोटी, या तो व्हीट से बनता है जो रोटी, ये व्हीट कहाँ पे होता है? वो कौन से ठंडे एरिया में, उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, उस जगह पे ज्यादा पानी हो भी नहीं सकता, क्योंकि मानसून पहुंच नहीं पाता वहां पे ज्यादा अच्छे से। तो इसके कारण से वहां पे उन लोगों का कल्चर में गेहूं और राइस या चावल से रिलेटेड चीजें हुई। वैसे देखोगे कि चना से रिलेटेड, या छोले हो गया, राजमा हो गया, ये सारे जो चीजें हैं वो आपको नॉर्थ में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि भाई वहां पे वैसा क्लाइमेट है। आप जब दलहन की फसल या तिलहन की फसल के बारे में देखोगे, ये लेंटिल क्रॉप्स के बारे में देखोगे, पल्सेस के बारे में देखोगे कि उसके लिए क्या क्लाइमेट चाहिए, कौन सा जलवायु चाहिए जिसमें वो पैदा हो सकते हैं, तब आपको समझ आएगा कि भाई हर एक दाल का अलग अलग क्लाइमेट है। तो इसका मतलब ये है कि उनके खान पान में ये आया कैसे? उनके खान पान में ये आया इसलिए क्योंकि वही चीज अवेलेबल था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो वेस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या इवन पंजाब हरियाणा, जो हमारे इंडिया के कंट्रीज, जो इंडिया के कंट्रीज हैं, ये सारे जगह पे आपको नॉन वेजिटेरियन ज्यादा मिलेंगे। और उसका कारण ये है कि उस जगह पे भूमि जो है उपजाऊ नहीं है ना। क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं है, वहां पे जो लैंड है उतना फर्टाइल नहीं है। तो लैंड उतना फर्टाइल नहीं होने के कारण से उनके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि वो लोग गाय भैंस पैदा पाले, कैटल रेयरिंग करें, पशुपालन करें। पशुपालन करके उनसे जो दूध आएगा उससे और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसी से उनकी दिनचर्या चलेगी। इसलिए ये जो दूध, लस्सी, मट्ठा, ये सब चीजें हैं ना, ये कहाँ पे ज्यादा मिलेगी? ये पूरे उस जगह पे, नॉर्थ वेस्टर्न या उस जगह पे। फिर आगे जाओगे तो बीफ वगैरह का कल्चर चालू हो जाएगा, क्योंकि भाई जो चीजें मिलेंगी उसी चीज का तो लोग सेवन करेंगे, ऐसा होता है। नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे उसी तरीके से चलता जाता है। तो मतलब क्या है कि हमारे खान पान का चीजें इस तरीके से मॉडिफाई हुई, जिसमें जिसमें जो चीज हमारे आसपास में अवेलेबल था, हमारी भूमि जैसे थी वैसे ही हम लोग बन गए, है ना। और यही पर्पस है इस सब्जेक्ट को समझने का, कि भाई हमारे पीछे, हम लोग जो छत्तीसगढ़ पीएससी में कल्चर पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, कला संस्कृति पढ़ेंगे, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन हमारे लैंड से होता है, और उसी लैंड के बारे में आज डिस्कस करेंगे, है ना। कि हमारा जमीन कैसा है, पठारी है, प्लेटू जाता है, कि प्लेन्स जाता है, मैदान जाता है, कि हिली है, पर्वती है, जंगल है। ये सारा चीज को हम लोग को समझना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का जो लैंड है, जिस छत्तीसगढ़ वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच कंट्री है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ या मिनरल्स मिलते हैं, उसमें सबसे पहले तो झारखंड आता है, फिर उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें भर भर के मिनरल्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा जो गरीबी है इसी 3 स्टेट में है ना। जैसे आप जानते होंगे पूरे इंडिया में सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, सबसे पिछड़े जो जिले हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट, है ना, उड़ीसा के 3 जिले, है ना, जिसको। और वैसे ही अगर देखा जाए पूरे इंडिया के सबसे पुअर राज्य, है ना, सबसे गरीब राज्य कौन कौन से? तो बीमारू स्टेट आप सुने होंगे, बिहार होता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है। ये जो स्टेट है, ये राज्य स्टेट को ना हम लोग बीमारू बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते, मतलब ये केंद्र का, सेंटर का टर्म है बीमारू का। तो
तो ये जो मैंने बताया कि किस तरीके से हमारे से कल्चर जुड़ जाता है। जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ पे देखोगे कि बासी खाते हैं, और उस बासी का नाम अलग अलग हर जगह पे है। भाई चावल और चावल से ही बना चीजें बनेंगी। हमारे यहाँ फरा क्यों बन रहा है, या मोटर रोटी क्यों बन रहा है, या जो भी अंगाकर रोटी जो भी बने, ये सारा चावल से प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? भाई चावल ही होता है। अब छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा हम लोग बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। पर अगर देखा जाए ना, हमारे यहाँ जितना चावल होता है उससे कहीं ज्यादा दूसरे स्टेट में होता है। जैसे आंध्र प्रदेश में भर भर के चावल होता है, हमारे यहाँ उतना चावल नहीं होता, पर हम लोग धान का कटोरा बोलते हैं। और नॉट ओनली हम लोग बोलते हैं, पूरे इंडिया में बोलते हैं बॉल ऑफ राइस, है ना। ये जो धान का कटोरा या बॉल ऑफ राइस, इसका ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में अकेले 20,000 राइस है, चावल है, जिसको बोलते हैं जीन पूल, मतलब जीन का संग्रह। इतने वैरायटी के हमारे पास चावल है, तो वैरायटी ज्यादा है, विविधताएं ज्यादा है, इसके कारण से चावल, ये छत्तीसगढ़ को राइस, बॉल ऑफ राइस बोल रहा है, धान का कटोरा बोल रहा है। पर अगर देखा जाए तो राइस, अगर देखा जाए कि पर हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है, हर एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है, तो छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। इसका कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं अनपढ़ हैं, सही टेक्निक को यूज नहीं कर पाते हैं, गरीब हैं तो ट्रैक्टर यूज नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं है। ये सब के कारण से क्या होता है, पर हेक्टेयर में जितना उत्पादन होता है, यील्ड जितना होता है, वो उतना नहीं होता है। वही चीज पंजाब हरियाणा में, जबकि क्लाइमेट ज्यादा सुटेबल ना होने के बाद भी उन लोग का पर हेक्टेयर राइस का यील्ड ज्यादा है। उन लोग भी राइस उगा लेते हैं। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति जब से हुआ, तो पंजाब हरियाणा में खूब से राइस होता है। तो मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ तो क्लाइमेट ऐसा है जो कि सुटेबल है चावल के लिए, और कुछ क्लाइमेट ऐसा है जो कि चावल के लिए उतना सुटेबल नहीं है, और कुछ हमारी गलती भी है जिसके कारण से अच्छे से चावल नहीं हो पाता। पर एक चीज है कि जहाँ पे पानी अच्छा मिलता है, ज्यादा पानी मिलता है, वहां पे चावल ज्यादा अच्छे से होगा। चावल को दो ही चीज चाहिए, राइस को दो ही चीज चाहिए, या पैडी कल्टीवेशन को दो ही चीज चाहिए, सनलाइट, धूप, सेकंड चीज उसको पानी। आप देखोगे कि कहीं पे भी राइस होता है तो पानी पूरा, मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है, गबरा टाइप का बन जाता है ना, वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस वही है, क्योंकि चावल बनता ही, चावल उगता ही उसी में, क्लाइमेट में है। एसिडिक, अम्लीय मिट्टी चाहिए, एसिडिक सॉइल चाहिए, उसी में होता है। तो ये जो सॉइल है, मिट्टी है, ये बनता कैसे है? तो वो चट्टानों से बनता है। तो चट्टान किससे बनती है? वो खनिज पदार्थ से बनता है। और खनिज पदार्थ किससे बनते हैं? वो तत्वों से बनता है। रॉक्स रॉक्स मिनरल से बनते हैं, और मिनरल्स एलिमेंट्स से बनते हैं। तो इस सारे चीजों को समझने के लिए आज की क्लास को समझना पड़ेगा। तो ये थी भूमिका, ये था इंट्रोडक्शन। नाउ वी कैन गो फॉरवर्ड फॉर टुडेस लेक्चर। ठीक है, इस बीच में आपको जब भी कोई डाउट होता है, सर आप, क्वेश्चन राइस। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ लो। सर वो हल षष्ठी फेस्टिवल का जियोग्राफिकल से जो रिलेट बोले वो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, देखो, हल षष्ठी में हल की पूजा होती है, और हल की पूजा वो अगस्त में ही क्यों हो रही है? क्योंकि आपने बुआई का सीजन खत्म हो गया है ना, तो हल का काम खत्म हो गया, इसलिए अगस्त में हल की पूजा हो रही है। अब हल की पूजा उस जगह अगस्त में क्यों हो रही है? क्योंकि मॉनसून जो है, मॉनसून कब आया है? जुलाई में आया है। जून के वैसे एंड में आ जाता है, जुलाई में आया है, तो जुलाई से बुआई चालू हो चुका है और अगस्त तक खत्म हो जाता है। तो मतलब इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? सीजन, या जलवायु जिसको बोलना चाहिए, या हमारे मौसम। तो हमारी जो ऋतुएं हैं, जो हम लोग बोलते हैं ये वर्षा ऋतु है ना, ये रेनी सीजन है। ये रेनी सीजन इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, है ना, भूगोल का पार्ट है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल क्यों हो रहा है? ये भी भूगोल का पार्ट है। और इसी सीजन में खरीफ में क्यों चावल हो रहा है, बाकी समय में क्यों नहीं हो रहा है? ये भी भूगोल का पार्ट है। और ये सब होने के कारण से अगस्त में हल फ्री हो पाता है। समझो ना, अगस्त में हल फ्री हो पाया, है ना। जैसे कि तब अब हरेली सर, हाँ, जैसे कि हरेली हमारे यहाँ का। एग्जैक्टली हरेली। जब बुआई हो जाता है, तब जब पहली बार हरा हरा दिखता है ना, तो उसके बाद हरेली है ना, उसके बाद हरेली है। तो इसलिए पहला फेस्टिवल हम लोग बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है हरेली करके, क्योंकि पहली बार हरा हरा दिखता है। तो हर चीज, हर एक लेवल की पूजा होती है। अगर देखा जाए, पता है कि ना, एक्चुअली में पोला में दो पर्पस है। पोला में पहला पर्पस तो ये है कि बैल की पूजा होती है, और दूसरा है कि ये जो चावल का, जो धान का भूसा है ना, उसमें दूध भरता है। दूध भरता है मतलब वो बाद में चावल बनेगा।
तो उसका उसको एक्चुअल में उसको वेलकम करने का फेस्टिवल है वो, समझ रहे हो ना। तो ये हर एक चीज के पीछे का कारण है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये चीज, या सिर्फ नहीं पूरे इंडिया में बोलना चाहिए, ये चीज अच्छा है कि हम लोग कृतज्ञता बहुत अच्छे से शो करते हैं, ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से शो करते हैं, है ना, पूजा करके फेस्टिवल करके। भले बाद में कारण खुल जाते हैं, अलग बात है। अब देखो गेड़ी भी चलाने का पर्पस ये था कि भाई पानी भरा हुआ है ना, फील्ड में, तो चलोगे कैसे, भाई सांप है, बिच्छू है, काट देगा, केकड़ा काट देगा, तो क्या करोगे भाई, गेड़ी से आप चल पाओगे, तो उसका भी पर्पस है। तो हर चीज का कारण है, बना है, और उसी हिसाब से वो, और वो उसका कारण कहीं ना कहीं नहीं, एग्जैक्टली उसके कारण है भूगोल। और भूगोल में जलवायु हो या मिट्टी हो, सॉइल हो, या वहाँ का वहाँ के क्लाइमेट हो, वो सब रोल प्ले करता है आपके फेस्टिवल को बनाने के लिए। अब देखो कि नवरात्रि में कई जगह नवा पानी खाने का फेस्टिवल है, या तो उड़ीसा में इसको नवा खाई बोलते हैं, या बंगाल में नवन बोलते हैं। तो ये जो नवा पानी, नवा खाई, या जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या है, जब पहली बार पहला कटाई हुआ, तो हम लोगों ने उसको किसको दिया, भगवान को दिया, माता को ये किया। क्योंकि माता या कोई लेडी या कोई भी देवी, वो किसका प्रतीक होती है, वो फर्टिलिटी का प्रतीक होती है, उपजाऊपन का प्रतीक होती है, कि वो बंजर नहीं है ना, वो उपजा सकती है। और उसी के कारण से हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग सबसे पहला खाना देते हैं, भाई आपके कारण से ही हुआ। इसलिए सबसे पहले नवरात्रि या माता की फेस्टिवल होता है ना, माता की पूजा होती है ना, और उसके बाद बाकी चीजों की पूजा होती है। अब देखो इससे पहले के जितने भी फेस्टिवल हैं, है ना, सब गरीबी वाला फेस्टिवल है, गरीबी वाला फेस्टिवल, वाला फेस्टिवल है ना। जैसे देखोगे कि सावन, है ना, सावन उसी के समय आता है, आषाढ़ के बाद, है ना, तो उसमें पूरा लोग फास्टिंग रखते हैं, उस समय नॉनवेज भी नहीं खाएंगे, चिकन विकन कुछ नहीं खाएंगे। और उसका कारण क्या था, कारण वो पहले से था कि भाई सारा पैसा किसान का किस में लग गया, बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, पानी के लाने में, बिजली में, सब में पैसा लग गया। तो पैसा तो नहीं है भाई, तो उससे अच्छा एक टाइम उपवास रखो बढ़िया से सावन में, शिव जी की पूजा करो, भगवान के गुण गाओ, और पेट को खाली रखो। दूसरा एक और कारण है, क्योंकि उस समय ज्यादा, देखो हम लोग बोलते हैं ना, बरसात में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बरसात में खाना खाओगे तो फफूंद बहुत जल्दी लगता है, बैक्टीरिया या फफूंद या खराब जल्दी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण से फूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए बाहर का नहीं खाना चाहिए। और दूसरा पैसे भी नहीं है ना, तो उससे अच्छा क्या है, आप एक टाइम खाना खाओ। तो सावन या फास्टिंग वाला सारा फेस्टिवल, चाहे बहुला चौथ हो, है ना, हमारे यहाँ तो करवा चौथ नहीं होता, हमारे यहाँ बहुला चौथ वाला होता है कुछ जगह पे, है ना, तो बहुला चौथ हो, या रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन में भी ना देखो मैके का रोल है, आप समझो अच्छे से, या तीज का त्योहार जो होता है उसमें भी मैके का रोल है। क्यों भाई, क्योंकि आपके हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात है, वो बेचारा सारा पैसा किस में लगा दिया, खेत में। तो भाई उनके पिताजी के पास पैसे कैसे आएंगे, भाई वो 40 साल से खेती कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ तो जमा होगा। तो भाई अपनी जो वाइफ है उसको भी भेज दो भाई मैके, रक्षाबंधन से लेके आ जा, और उसके बाद सीधा तीजा पोरा के बाद वापस भेजना मुझे। तो मतलब देख रहे हो कि ये गरीबी वाला फेस्टिवल है एक प्रकार से, कि जाओ वहां पे और वहां जाके उपवास रखो। वहां पे जाके उपवास क्यों, क्योंकि बर्डन नहीं पड़ना चाहिए वहां पे मैके में भी। दूसरा, आपका पति भूखा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अब हाई टाइम आ गया, 2-3 महीना हो गया, अब फसल कटने वाली, तब पैसा आएगा। तो क्या है, तो आप भी भूखे रहो 2-3 दिन, मैं भी भूखा रहूंगा, उससे अच्छा। और ना जो भी कपड़े या जो भी चीज मिलेंगे वो मैके से रक्षाबंधन भाई लेके आएगा, भाई आपको कुछ कपड़े वपड़े देगा, पैसा सा देगा, ताकि कुछ दिन का काम चल जाए आपका। तो ये देखो, ये सारा गरीबी वाला फेस्टिवल है ना। अब उसके बाद जब अमीरी वाला फेस्टिवल लक्ष्मी माता की पूजा के बाद से चालू होती है, उसके बाद शादियां भी चालू होती है। आप देखोगे कि इस बीच में शादियां नहीं होती है ना, क्यों नहीं होती, ये हम लोग माइथोलॉजिकली कुछ भी बोले, पर ये सबका ओरिजिन कहाँ है, भूगोल, ज्योग्राफी में है ना। शादियां भी नहीं होंगी, शादियां होंगी तो वो देव उठने के बाद होंगे, मतलब मतलब जब कंफर्म हो गया कि धान कट गया है, वो बेचा गया है, उसके बाद होगी, समझ रहे हो ना। इस तरीके से ये चीजें बनी हुई है। तो यही चीज को हर एक फेस्टिवल के पीछे का कारण समझोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई एक्चुअल में ये पूजा उस चीज की नहीं है जिस चीज की आप कर रहे हो। हाँ, बट हमारे सामने अब धान की देवी को जब तक नहीं लाओगे तो धान की पूजा करना तो अच्छा नहीं लगता, तो उससे अच्छा धान की देवी बना दी हम लोग, या तो किसी भी चीज की देवी या ये बना देते हैं। इसके बाद भव्य शुभारंभ की, अब मेरे पास पैसे आ गया, अब गणेश चतुर्थी मनाएंगे। अब गणेश चतुर्थी से हमारा धीरे धीरे फेस्टिवल चालू हो जाएंगे।
है ना। तो गणेश जी को हम लोग पहली बार ट्रिब्यूट देते हैं, और उसमें भी गणपति जी को बनाने के लिए हम लोग गोबर को ही यूज कर देते हैं ना। मतलब क्या है, उसमें भी रिचनेस नहीं है, समझो कि उसमें भी ऐसा नहीं कि चांदी का, जैसे लक्ष्मी माता को चांदी का बना या सिक्का खरीद रहे हैं धनतेरस में, वो नहीं कर रहे हैं। अब उसमें भी देखो धनतेरस के पीछे का भी कारण समझो क्या है। अब जब पैसा आया तो सब लोग तो दारू पी के उड़ा देंगे। प्रॉब्लम ये है कि गरीब कंट्री में, गरीब स्टेट में यही दिक्कत होता है कि पहले दिन पैसा आ गया तो सब उड़ा देंगे। तो उससे अच्छा पहले सेविंग करो, और उसमें भी किस फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कोई भी धातु हो, मेटल अपना वैल्यू नहीं खोता। मेटल अपना वैल्यू नहीं खोता, धातु अपना वैल्यू नहीं खोता। वैसा मेटल, ऐसा नहीं कि लोहा खरीद के आ गए, खैर लोहा भी खरीद सकते हैं, पर लोहा का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि उसमें जंग लग जाएगा बाद में। सोना चांदी में जंग नहीं लगेगी। तो पहला चीज करो, आप पहले सेविंग का काम करो, उसका भी सिस्टम बनाए, ठीक है ना, उसका भी सिस्टम बनाए। तो हर एक चीज का सिस्टम बनाए। आप देखो लक्ष्मी माता की पूजा की, पर छत्तीसगढ़ में गोवर्धन का पूजा होती है ना, मतलब गाय की पूजा होती है। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में व्यापारी तो बाद में, व्यापारी उतने नहीं है जितने किसान हैं। और किसान जो है तो वो लोग किसकी को सबसे ज्यादा ये करेंगे, उस दिन अच्छे से खिलाएंगे। क्योंकि भाई गाय भैंस का इतना यूज किया, तो उस समय आप उसको खिला दो। क्योंकि अब उस समय तो आप बस पूजा कर दिए थे, ठेठरी खुर में बना दिए, उसी में टिका के उसको छोड़ दिए। पर अब उनको प्रॉपर तरीके से खिलाना है ना। तो गाय की पूजा करनी है। और जहां पे भी आप देखोगे कि जहां पे भी खेती होता है, वहां पे गाय की पूजा अच्छे से होती है उस दिन। गाय मतलब गाय नाम का है, बैल की पूजा एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी खेत में यूज होता है। तो मतलब ये है, ये सारे फेस्टिवल ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। और भी मैं चीजें बताओगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक्चुअल में ये सब चीजें हैं। तो खैर मुझे टॉपिक पे आना है, तो इसलिए मैं वापस आता हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल को अच्छे से समझोगे ना, तो आपको ना मजा आएगा कि हाँ यार, करने का ये चीज करना चाहिए हम लोग को करके। ठीक है योगेश्वरी, ओके है? यस हाँ सर, क्लियर। हाँ, तो चलो वापस आते हैं। तो हम लोग जब याद होगा, प्रीवियस क्लास में बोले थे, खैर फिर से मैं बात करता हूँ। हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो 4.6, 4.6 अरब साल पुरानी है। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है। अब मैं सीधा छत्तीसगढ़ से पृथ्वी में क्यों चला गया? इसका पर्पस ये है कि छत्तीसगढ़ का जो लैंड है, जो जमीन है, या जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है, वो किसका पार्ट है? भारत का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। एशिया किसका पार्ट है? अर्थ का पार्ट है। तो ये कैसे बना, तभी तो आप जान पाओगे कि हमारा छत्तीसगढ़ में मिनरल्स कैसे आए। खैर मैं जितना डिटेल में प्रीवियस क्लास में गया था उतने पे नहीं जाऊंगा, जितना अपने को आज रिक्वायर्ड है उतने पे जाऊंगा। तो हम लोग को ये समझना है कि हमारे यहाँ मिनरल्स या कोयला कब से आना चालू हुए, और कब से आना चालू हुए, इसके बाद उसका दोहन, उसका एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल पे करना चाहिए। हमारे पास अच्छे क्वालिटी के कोयले हैं कि नहीं है ना? अगर हैं तो क्यों अच्छे क्वालिटी के हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है ना? वैसे हमारे पास अच्छे क्वालिटी के कोल नहीं है, नॉट ओनली हमारे पास, पूरे इंडिया में नहीं है देखा जाए तो क्यों नहीं है, उसका कारण आज निकलेगा। तो हमारे ये हसदेव एरिया पे या कोरबा एरिया पे, यहाँ पे क्यों कोयला का खदान है, उसको जानने का भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पिक्चर देखो, ये लेफ्ट साइड वाला पिक्चर देखो, जिसमें यहाँ पे ये वाला पिक्चर, आप ये वाला दिख रहा होगा कि 5,000 से 13,700, 5,000 टू 13,700 मिलियन। इसका मतलब 5 अरब, 5 बिलियन से 13.7, ये 5 है ना, मेरा हैंड राइटिंग बहुत औसम है। तो 5 बिलियन से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो इस समय ब्रह्मांड बन रहा था, यूनिवर्स बन रहा था, ठीक है ना। तो इस टाइम तक तो हमारा अर्थ, प्लेनेट अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, नहीं बन रहा था। हमारी पृथ्वी जो बनना चालू हुई अराउंड 4.6 से। यहाँ पे 4.8 लिखा है, उस जगह 4.7 लिख रहेगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। हमारा एनसीईआरटी जो है वो बोलता है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, 4.6 अरब साल पहले क्या चालू हुआ, ये हमारा अर्थ बनना चालू हुआ। तो उस समय जब 4.6 अरब, है ना, 4.5 अरब साल पहले, तो उस समय चांद नहीं बना था, चंद्रमा नहीं था, मून नहीं था, क्योंकि मून तो हमारे ही अर्थ से अलग होने वाला है। तो अराउंड 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, 4.4 अरब साल पहले क्या हुआ, चंद्रमा अलग हुआ, मून अलग हुआ, ठीक है ना।
तो मून अलग हो गया, चलो अब वो मून बनता रहेगा, फिर हनीमून बनता रहेगा। हम लोग आ जाते हैं वापस यहाँ पे, हमारे अर्थ में क्या हो रहा है। हमारे अर्थ में है लाइफ की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति होने वाली है। कब? 3.8 या 3.9 अरब साल पहले, 3.8 टू 3.9 बिलियन ईयर्स अगो। और कहाँ पे होगी? ओशियन के अंदर में, महासागर के अंदर में, ठीक है ना। ओशियन की उत्पत्ति होगी, ओशियन का होगा, ओशियन सॉरी, ओशियन में लाइफ की उत्पत्ति होगी। और सबसे पहला ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। यू शुड बी नोइंग दिस। प्रशांत महासागर हमारा सबसे पुराना ओशियन है, सबसे पुराना महासागर। तो उस पैसिफिक ओशियन में ही 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, 3.8 अरब साल पहले जीवन पैदा हुआ। और उसमें एक कोशिका वाले जीव, सिंगल सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया जिसको बोलना चाहिए, वो पैदा हुए। यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया, एक कोशिका वाले जीव पैदा हुए। और वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते गए, मतलब उनके में धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते गए। और उनका जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स होता गया, और ज्यादा बोलना चाहिए कि संगठित भी होता गया, और बहुत ज्यादा बोलना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स भी होता गया। कॉम्प्लेक्स मतलब बोलना चाहिए कि उसमें बहुत टाइप की चेंजेस आने लगे। इसके बाद जो काई हम लोग देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पहली बार आ रहा है ना, काई। और ये इनके पास कैपेबिलिटी थी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे। अभी भी हमारे ओशियन में जितने ऑक्सीजन मिलते हैं उसका मेन कारण है, मतलब ओशियन में के पानी में भी तो ऑक्सीजन है ना। आप जानते होंगे कि वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, ठीक है ना, घुला हुआ होता है ऑक्सीजन। तो उसमें ऑक्सीजन लाता कौन है? उसमें वही काई, जो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, इसका नाम साइनोबैक्टीरिया भी है ना। तो यही लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करके पानी में भी ऑक्सीजन देते हैं और बाहर में भी ऑक्सीजन देते हैं। तो उस समय पहली बार ऑक्सीजन आया इनके कारण से, ठीक है ना, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया के कारण से, अलगी के कारण से। और पहुंचते पहुंचते हम लोग 570 मिलियन साल हो गए। 570 मिलियन साल, कहां से हम लोग बिलियन पे गए थे, है ना। हम लोग किस में गए थे? अरब में गए थे, अब करोड़ में पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे 500 मिलियन के आसपास अभी तक लैंड पे, जमीन पे कोई भी टाइप का जीव पैदा नहीं हुआ है। जीव तो जीव छोड़ो, पौधे भी नहीं आए हैं, प्लांट्स भी नहीं आए। 500 मिलियन साल तक, मतलब अभी से लेके 500 मिलियन साल पहले तक हमारे लैंड में, हमारे जो एरिया है वहां जमीन में कहीं पे भी कोई ना प्लांट था ना तो कोई जीव था, ठीक है ना। तो पूरा ओशन में ही लाइफ की उत्पत्ति होते गई। मतलब बोला चाहिए कि अर्थ का आधा समय, आधा क्या, 3/4 समय, पौन समय किसमें गया है? ओशन में ही लाइफ पैदा करने में गया है। तो ओशन में भी जो लाइफ आया उसमें भी जो फिश हम लोग जानते हैं करीब 500 मिलियन साल पहले। 500 मिलियन साल पहले मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, है ना। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़, मतलब 50 करोड़ साल पहले। 50 करोड़ साल पहले क्या आया? एक पहली बार मछली आई, फिश आई। इसके बाद 400 मिलियन साल पहले, 400 मिलियन साल मतलब बोलना चाहिए कि भाई 40 करोड़ साल पहले, उस समय क्या आया? उस समय एम्फीबियंस, उभयचर आए। एम्फीबियंस जानते हो, जैसे फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, कछुआ होता है, टर्टल्स होते हैं। ये लोग क्या है? ओशन वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो वो लोग कब आ रहे हैं पहली बार? वो लोग 40 करोड़ साल पहले आ रहे हैं। आप लोग तो अभी दूर की बात है, अभी आए नहीं। और इसी समय के आसपास देखो, इसी समय के आसपास पहली बार प्लांट आए, इसी समय पहली बार पौधे आए। देखो क्या है, कोई जीव कोई जीव लैंड पे कब जाएगा? सोचो, कोई जीव लैंड पे तब जाएगा ना कि जब वहां पे भी प्लांट होंगे, वहां पे भी मतलब पौधे होंगे, फूल पत्तियां होंगे जिसको खाने जाएगा। अदरवाइज कोई फिश ओशन में ही रहेगा ना। अब फिश से उसके पास पैर आएंगे और लैंड पे क्यों जाएगा? क्योंकि लैंड पे पहली बार प्लांट आए, और उसी के साथ वो लोग क्या बन गए? मछली से उभयचर बन गए, दोनों जगह पे चरने वाले, है ना, दोनों जगह पे। तो एम्फीबियंस आ गए पहली बार। अब देखो, प्लांट और एम्फीबियंस ऑलमोस्ट सेम टाइप है, मतलब मगरमच्छ जो जानते हो उसका जो दादा नाना होंगे और ये जो प्लांट होंगे वो सारे एक ही टाइप के हैं। अभी देखो मैमल्स नहीं आए हैं, स्तनधारी प्राणी नहीं आए अभी, ठीक है ना। अब पहली बार वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनका रीढ़ की हड्डी वगैरह जो होता है वो सब, है ना, वो लोग आ रहे हैं। और इसी समय कोयला बन रहा है। देखो कोयला बन रहा है, देखो कब बन रहा है? देखो कार्बनीफेरस इसको बोलते हैं,
इस समय कोयला बन रहा है। अब क्यों बन रहा है? क्योंकि जब देखो कोयला बनता है लकड़ी से, वुड से, और वुड आएगा जंगल से, और जंगल आएगा प्लांट से, तो प्लांट आएगा तभी तो कोयला बनेगा, है ना। तो मतलब क्या है, अब ये 100 मिलियन साल में जंगल बन के खत्म भी हो गए, खत्म होने के बाद वो कोयला भी बनना चालू हो गया, इसलिए सबसे पुराने कोयला इसी समय बनता है। अब इसके बाद आगे देखा जाए तो अब धीरे से रेप्टाइल्स आ गए, है ना। रेप्टाइल्स जिसको आप जानते हो ना, जैसे लिजर्ड हो गया, या धीरे से यही लोग डायनासोर बन जाएंगे, यही लिजर्ड आगे जाके डायनासोर बन जाएगा, चिपकली होगा जिसको बोलते हैं ना, गिरगिट, है ना, वो लोग जाके इवॉल्व होते हुए डायनासोर बन जाएंगे। अभी हम लोग उसी में से बनने वाले हैं, है ना। तो करीब 250 मिलियन साल आ गए, मतलब 25 करोड़ साल पहले आ गए। इस समय पूरा डायनासोर का टाइम आ गया, और वो टाइम जो है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जुरासिक का टाइम। तो जुरासिक वर्ल्ड जो हम लोग बोलते हैं, वो जुरासिक मतलब वो युग का नाम है उस समय के, है ना। तो जुरासिक के समय में एज ऑफ डायनासोर, इस समय फ्रॉग्स भी आ गए, मेंढक वगैरह भी आ गए, टर्टल्स भी आ गए, और 65 मतलब 6 करोड़ साल पहले तक ना वो सारे डायनासोर मर भी गए। क्यों मरे, आएंगे बाद में। बस समझ लो बाहर से एक उल्का पिंड टकरा गया जोर से, और जोर से टकरा जाने के कारण से पूरा ओशन गर्म हो गया, जिसके कारण से पूरा पानी छलक गया किसमें, लैंड पे, और लैंड की लाइफ भी खत्म हो गई, और ओशन एसिडिक भी हो गया था। उस समय जो महासागर था वो अम्लीय भी हो गया था, जिसके कारण से पूरा का पूरे लोग सत्यानाश, सब लोग खत्म हो गया। जितने जीव इतने दूर तक आए थे सारे खत्म हो गए। सारे नहीं खत्म हुए, मतलब मैक्सिमम जो बड़े जीव हैं वो खत्म हो गए, ओशन के कुछ लाइफ्स बचे थे। अब फिर से रीस्टार्ट हुआ, मतलब ये यही एक टाइम है जिस समय हमारा क्या बनने वाला है पता है? इसी समय हमारा ना दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू बनने वाला है, यही जो टाइम है। मतलब समझ लो कि डायनासोर इधर पे मर रहा है और उधर पे लावा निकल रहा है, कहाँ पे, हमारे डेक्कन प्लेटू में, महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है ना, जिसमें का कुछ पोर्शन हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। अब उससे ऊपर आते हैं, अब पहली बार चूहे आए, स्मॉल मैमल्स, सबसे पहले स्तनधारी प्राणी चूहे। अगर ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले चूहे पे करते हैं, अगर सुना होगा कभी, है? क्योंकि चूहा से ही हम लोग बने। बहुत डिग्रेडिंग फील होता है अपने आप को कि भाई वो चूहा जैसा इंसान है, अगर अपन बोल रहे हैं तो एक्चुअली वो चूहा ही था पहले। क्योंकि पता है जब अर्थ इतना गर्म हो चुका है उल्का पिंड टकराने से, बहुत ज्यादा गर्म, एक्सट्रीमली हीट, तो जितने जो बिल वाले प्राणी है ना, जो बरो कर सकते हैं, दे विल ओनली बी एबल टू सर्वाइव, वही लोग जीवित रह सकते हैं, बाकी लोग नहीं जीवित रह सकते, समझ लो। तो सारे बिल वाले एनिमल्स इस समय इवॉल्व होंगे, और इसमें पहला हमारा जो है रैट्स होगा, और रैट से फिर इवॉल्व होके खरगोश आएंगे, है ना। और खरगोश से फिर हम लोग के ऐप मंकी वगैरह चालू हो जाएंगे, और मंकी से फिर हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज आने चालू हो जाएंगे, फिर होमोसेपियंस, फिर मॉडर्न मैन। तो हमारे जो मॉडर्न मैन है, जिसके कैनाइन दांत नहीं है, पका हुआ मांस खाता है ना, वो मॉडर्न मैन जो है 10,000 साल के आसपास आया है। तो ये पूरा हिस्ट्री है ना। मैं इसमें माइथोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि भाई भगवान राम, भगवान कृष्ण, या जो भी हम लोग जो भी बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, है ना। मैं एक्चुअल में भूगोल का इतिहास बता रहा हूँ, ज्योग्राफी का हिस्ट्री बता रहा हूँ कि हुआ ऐसा है। मतलब कोई भी चीज, कोई भी ह्यूमन के फॉर्म में कोई पर्सन अगर है ना, तो वो 10,000 से 50,000 साल के आसपास है ह्यूमन के फॉर्म में। उससे पहले तो चिंपैंजीज, एप्स, ये सब थे, है ना, गोरिल्ला वोरिल्ला जो थे ना, वो सब थे। तो 50,000 साल से पुराना नहीं है, और इट इज प्रूवन, वेल प्रूवन, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री, हमारा अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। अब इसका मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये तो जैसे मैंने बोला साइनोबैक्टीरिया, सिंगल सेलुलर सेल जो बताया, ये पिक्चर दिख रहा है आप लोग को, सभी लोग को? दिख रहे हैं सर? हाँ दिख रहा है ना। तो देखो हम लोग कैसे इवॉल्व हुए, हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ से फिर इधर से, तो 500 मिलियन साल पहले मैंने बोला ना फिश आई थी, फिर धीरे धीरे करके ये फिश से एम्फीबियंस या उभयचर आ गए, फिर ये उभयचर जिसके पैर आए, फिश के पहली बार जब पैर आए तो रेप्टाइल्स आए, और रेप्टाइल से धीरे धीरे करके क्या बन गया, डायनासोर्स आ गए थे। और इसके बाद ये जो हुए, फिर इसके बाद मैमल्स जो आए, मैं बता रहा था कि मैमल्स जो पहली बार चूहे आए, और चूहे से इवॉल्व हो के फिर गिलहरी वगैरह सब जो बनने लगे, और इसके बाद फिर मंकी आया, मंकी एप्स आए, फिर ह्यूमन के अर्लियर फॉर्म आए, और इस तरीके से हम लोग अभी जो मॉडर्न होमोसेपियंस जो बोलते हैं वो लोग आए।
तो हमारा जो सफर है यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से होते हुए हम लोग ऐसे बने, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देखो एकदम छोटे छोटे प्रोसेसेस है। देखो ये तो इतने दूर पे जाना नहीं है क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में, पर मैं बताने का पर्पस ये है कि कोयला क्यों बन रहा है उस समय पे, वो उसका पर्पस मैंने वही बताया कि कोयला उस समय क्यों बनता है कार्बनिफेरस में, क्योंकि पहली बार जंगल 400 मिलियन साल पहले आए, 40 करोड़ साल पहले आए। हम लोग जो सबसे पहले मंकी जो हमारे थे, जो हमारे पूजनीय लेम्यूर थे, इनका नाम था लेम्यूर, जो हमारे पूजनीय पूर्वज हैं, है ना। उसके बाद ये लोग सब हैं, जैसे हम लोग मंकी जो बोलते हैं, फिर और भी गिबन्स कई बार नाम बोलते हैं, कभी ओरेंगुटान बोलते हैं, फिर गोरिल्ला बोलते हैं, फिर चिंपैंजी। मतलब हमारे अर्ली जो सबसे इमीडिएट हमारा जो पूर्वज है वो है चिंपैंजी, है ना, चिंपैंजी। तो आप सोचो कि हम लोग क्यों मंकी की पूजा करते हैं या हम लोग उनको क्यों रेस्पेक्टफुल देखते हैं, भले उत्पात मचाता है, क्योंकि हम लोग के वो एक्चुअली एंसेस्टर है, पूर्वज है ना। तो हम लोग इस तरीके से इवॉल्व हुए थे, यहाँ से चालू हो गया था ये मंकी वाला पोर्शन। ये देखो ये वाला जो है, जिसमें से सबसे पहले लेम्यूर्स थे, जिसको लेम्यूरिया एक लैंड का नाम था, पूरा मतलब पूरे अर्थ में सारा चीज को हम लोग आधे से ज्यादा लैंड को लेम्यूर बोलते थे क्योंकि ये लोग थे, ठीक है ना। इससे कई जगह पे ओरेंगुटान होगा, कहीं पे कोरिया होगा, कहीं पे चिंपैंजी होगा, इसके बीच में डिफरेंस यही है, ठीक है। तो हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। हमारे यहाँ ये जो सेम चीज हिंदी में लिखा है, इसको आप लोग देख लेना, जब मैं स्लाइड भेजूंगा तो आप लोग देख लीजिए, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अब हम लोग उसको लैंड के हिसाब से देखते हैं, ये तो बायोलॉजिकल देख लिया हम लोग, अब लैंड के हिसाब से क्या हुआ। तो जब सबसे स्टार्टिंग में जब अर्थ बना था उस समय क्योंझर और सिंहभूम का एरिया का आयरन का रिजर्व बना। कोई जानता है कि सिंहभूम है कहाँ पे? ये एक जिला का नाम है, कोई बताता है, बता सकते हैं कि कहाँ पे है सिंहभूम? कोई उड़ीसा का है यहाँ पे? नहीं सर। हाँ, आप हो? तो क्या है ये, जैसे सिंहभूम है ना, झारखंड और उड़ीसा में एक दोनों जगह पे सिंहभूम नाम से एक प्लेस है, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम है ना। तो ये सिंहभूम जो है सबसे पुराना, मतलब अर्थ का सबसे पुराना लैंड मास है सिंहभूम। सोचो, जो झारखंड और उड़ीसा में जो जिला है, पूरे अर्थ का सबसे पुराना, 4.5 बिलियन साल पुराना है। और उस समय आयरन के रिजर्व उस समय से आए हैं, है ना। इसलिए हमारे इंडिया में, भारत में सबसे पहले सबसे ज्यादा आयरन बोला जाए कि कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा लौह अयस्क के का भंडार कहाँ पे है, स्टोरेज, प्रोडक्शन और स्टोरेज में डिफरेंस है ना। तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है, स्टोरेज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो उड़ीसा में है। क्यों है? क्योंकि यहीं पे सिंहभूम है, क्योंझर भी वहीं पे है। फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं ना, हम लोग इसी तरीके से आते जा रहे हैं। ये ना, ये वाला टाइम है, ये जब ना अर्थ बन रहा है, ये वाला प्री कैम्ब्रियन बोल रहे हैं ना, देखो ये भी प्री कैम्ब्रियन लिखा ना, वही वाला टाइम। फिर थोड़ा सा नए हुए तो हमारे पास ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट बना। ईस्टर्न घाट समझते हो, जो ये कोरोमंडल कोस्ट में आंध्र प्रदेश के साइड में, कोई अगर विशाखापट्टनम कोई गया होगा तो वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जैसे अम, अ, नल क्या क्या है, नल्ला माला, है ना, नल्ला माला, और फिर है शिरुमलाई, है ना, फिर है और क्या है वहां पे, शेषाचलम। हाँ, शेषाचलम के बारे में यहाँ पे भी देखे होगे आपने, वो पुष्पा मूवी में, कि शेषाचलम से मैं ये लेके आया हूँ ऐसे करके। तो ये सारा जो एरिया है, ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी तट, हमारे पेनिनसुला इंडिया का पूर्वी तट, मतलब जैसे ये पेनिनसुला है ना, तो इस जगह का, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, 1501, मतलब 1.5 किलोमीटर हाइट पे है, ठीक है। तो वो पहले बना, मतलब सोचो कि वो भी करीब कई अरब साल पुराना है, ठीक है ना। इसके बाद धारवाड़ बना, कर्नाटका के पास का धारवाड़, जहाँ पे आयरन मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अभी भी कर्नाटका, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसमें आयरन है। और उसका रीजन है कि ये सबसे पुराने में से है। कुछ धारवाड़ का पोर्शन हमारे यहाँ भी है, मतलब धारवाड़ मतलब ये आर्कियन वाले का पोर्शन हमारे यहाँ भी है, इसलिए आयरन होता है। आज उसी को समझेंगे। इसके बाद दिल्ली और अरावली में जो माउंटेन दिखता है, मतलब अरावली का जो पर्वत है,
वो उतना पुराना है, वो भी करीब कई बिलियन साल पुराना, मतलब वही 4 बिलियन के आसपास पुराना होगा, 4 अरब साल पुराना होगा। तो उस समय ये अरावली और दिल्ली बना। जो जनपथ बोलते हैं, या तो आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति भवन को जब भी दिखाता है इस तरीके से ऐसा दिखाता है ना, तो वो जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, उसको दिल्ली रिज बोलते हैं। मतलब वो एरिया जो है अरावली का सबसे ऊपर वाला, सबसे उत्तरी छोर है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना। तो आपने सुना होगा रायसीना हिल्स, ये सब कुछ नाम है, फेमस नाम है, जहाँ पे राष्ट्रपति, ये वित्त मंत्रालय, ये सब रहते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली और अरावली उस समय बना। तो देखो इसके बाद सतपुड़ा बन रहा है, सतपुड़ा, शिलोंग, है ना, ये बन रहा है। सतपुड़ा जानना जरूरी है क्योंकि हमारे पास में ही है ना। सतपुड़ा 7 हिल से मिलके बना है और बहुत ही टूटे फूटे कंडीशन में। कभी जाओगे, कोई गया होगा अगर सतपुड़ा में, तो पचमढ़ी वगैरह घूम के आए ही होगे वहां पे, तो देखोगे कि पूरे हिली एरिया टूटे फूटे हुए हैं, पत्थर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, लैंड पूरा धंस रहा है। वो सतपुड़ा एक प्रकार से ओल्ड दिखाता है ना। वैसे ही आप शिलोंग में जाओगे, मेघालय में जाओगे, तो वहां पे भी इसी टाइप का दिखेगा। फिर इसके बाद विंध्या, मतलब सतपुड़ा से ज्यादा नया है विंध्या, है ना। उससे ज्यादा पुराना है सतपुड़ा, सतपुड़ा से ज्यादा पुराना है क्या है, अरावली, अरावली से पुराना है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है ना, इस तरीके से। और उससे पुराना है सिंहभूम, ठीक है, ये है। इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, ये अब पहली बार आपको जीवन देने वाली महानदी दामोदर रिवर को गोदावरी, है ना। ये नदी जो है, इस जगह पे पहली बार जंगल जो बन चुके थे वो उस नदी के अंदर में धंस रहे हैं। आपने देखा होगा, जो पहले भी मैंने बोला था कभी शायद, कि मोस्टली कोयले की खदान नदी के आसपास हुई होती है, क्योंकि नदी के आसपास या रिवर के आसपास जंगल बनते हैं और जंगल के कारण से कोयला बनता है। तो हमारे यहाँ हसदेव एरिया, हसदेव जो नदी है, हसदेव नदी का भी नाम है, उसके पास में कोयला मिलने का रीजन है हसदेव नदी, और वहां पे जंगल है, और जंगल है तो कोयला है वहां पे, ठीक है ना। और वो कितना पुराना है, ये कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस देखोगे तो 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ साल पुराने आ गए। मतलब हम लोग बहुत जल्द, बहुत दूर पहुंच गए, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारा समय निकाल दिए थे ओशन में, ठीक है ना। तो कार्बोनिफेरस टाइम आ गया। इसके बाद क्या हुआ, डिक्कन, मैंने बोला ना कि क्रिटेशियस टाइम, जिस समय डायनासोर का टाइम था, मेसोजोइक एरा, ये मेसोजोइक एरा, जिस समय डायनासोर का टाइम था, उसी समय क्या बन रहा है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, उससे ऊपर में आते हैं, अभी तक तो हिमालय का कोई नामो निशान नहीं। फिर इंडिया का प्लेट यूरेशिया से टकराया, है ना। इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, पहले तो हम लोग इतने ही थे, हमारे पास लैंड इतना ही था समझ लो, है ना, जिसमें हमारे पास अरावली था, यहाँ पे विंध्या था, यहाँ पे सतपुड़ा था, यहाँ पे ईस्टर्न घाट था, यहाँ पे मेघालय का शिलोंग वाला एरिया था, और इधर पे सबसे नॉर्दर्न में जैसलमेर था। ये पूरा हमारा इंडिया का पार्ट था। बाकी जो हिमालय वाला पोर्शन है या गंगा का प्लेन है, वो बहुत लेट में हमारे इंडिया का पार्ट बना, है ना। असल में हम लोग कहाँ से, अंटार्कटिका से घूमते हुए यहाँ पे पहुंचे थे, अभी आज दिखाऊंगा मैं, है ना। तो हम लोग उतना दूर तक पहुंचे हैं। अब ये इंडिया जो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जो सबसे प्रायद्वीपीय भारत, सबसे प्राचीन प्लेस, ये जाके यूरेशिया में जाके टकरा देगा और एशिया का पार्ट बनने वाला है, ठीक है। और ये कब बन रहा है, ये पैलियोसीन एज में। पैलियोसीन का एज देख लो कि करीब 6 करोड़ साल पहले, है ना, 6 करोड़ साल पहले करीब ये हुआ। इसके बाद पहली बार हिमालय बनना चालू हुआ, जैसे टकराएगा तो हिमालय बनना चालू हो जाएगा, तो हिमालय बनना चालू होगा। अब इसके बाद सारा हिमालय बनेगा, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये सारा पूरा बनता जाएगा। और ये पूरा अभी जो है शिवालिक बन रहा है, ये सबसे नया वाला पोर्शन। तो हम लोग पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चले गए, जिसको बायोलॉजिकल एंगल से भी देख लिया हम लोग और जियोलॉजिकल एंगल से भी देख लिया। दोनों तरीके से हम लोग को समझ आ गया कि हम लोग के साथ हुआ क्या है, हम लोग आए कैसे करके, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई भी रिस्पॉन्ड करो। सर हाँ बोलो। सर इसी को युवल नोआ हरारी सर लिखे हैं सेपियंस में पूरा अपने बुक हाँ में। क्या बोले।
पूरा सर इसको क्लासिफाई किए हैं, डिफाइन किए हैं अपने सेपियंस बुक में, पूरा पीरियड को। कौन से बुक में? और सेपियंस बुक में? हाँ सर। अच्छा, मैंने देखा नहीं है उसको। और सर हमारे जितने भी धार्मिक पुस्तक है सर उसमें लिखा जाता है, जितने भी धर्म है उसमें हाँ हाँ। इंसान और एक जैसे पहले इंसान पैदा हुए थे, मोस्टली सब धर्म में ऐसा है सर, इस टाइप का कुछ दिखाया हुआ है। हाँ, देखो क्या है, हम लोग एक्चुअली वही मैं बोला ना कि हम लोग धर्म के हिसाब से जाएं तो बहुत सारे चीजें हैं, और हम लोग अगर एक्चुअल में साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं जो चीज उस बता रहा हूँ वो एक्चुअल में हाँ। भूगोल का के हिसाब से बता रहा हूँ, और जो जो चीजें प्रूवन है, जिसको देखा गया है, जो चीजें जिसका एविडेंस है, उसी के तथ्य के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ सर, इसमें उस हिसाब और से क्या है सर रेशमा होना ज्यादा अच्छा है। क्या है, धर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग को आदर्श हाँ। मिलता है ना, हम लोग को अच्छा सर। आदर्श मिलता है। उस समय क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं था, उस समय कौन कौन धर्म का पालन करता या नियम का पालन करता। तो हम लोग अगर भगवान को नहीं रखते तो लोग डरते नहीं, और नहीं डरते तो लोग एक दूसरे को मारते पीटते, कोई शांति व्यवस्था नहीं कायम हो पाती, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो पाता। तो भाई आप ये कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये पुण्य कर रहे हो। ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन था, आईपीसी की धारा थी कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये होगा, आपको ये करोगे तो वो होगा, ताकि आप डरो, है ना, आप डरो और किसी को हर्ट मत करो, है ना। अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द धर्म में यही कोशिश करती है कि भाई शांति व्यवस्था मेंटेन रहे, है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, है ना। तो इसलिए क्या है कि इसलिए ये इवन जो भी उपवास होता है, फास्टिंग होता है, उसमें भी बोला जाता है कि भाई रोगी, प्रेग्नेंट वुमेन, वो इसको जरूरी नहीं कि फॉलो करें, क्योंकि भाई धर्म से, जीवन से ज्यादा बड़ा धर्म नहीं है ना। धर्म इसलिए बनाया गया था कि जीवन को सही तरीके से पालन किया जाए, है ना। और इसलिए बोलना चाहिए कि ना, धर्म को हम लोग ड्यूटी बोलते हैं, है ना, ये हमारे ये कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। तो धर्म है, कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, ये सारा चीज हम लोगों को पहले ये सब धर्म में बता दिया गया है, ताकि आप अच्छे से लोगों के साथ चलो, साथ में चलो, है ना, ताकि ना दूसरों को हर्ट करो। जैसे हम लोग जीव हत्या वगैरह भी जो बोलते हैं हम लोग, ताकि क्या है भाई, आप बैलेंस मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि सारे को जैसे शेर को मार डाले, ये कर दिए, वैसा ना हो, है ना। ये सब चीज के पीछे कारण था। तो खैर हम लोग फिर से वापस आते हैं। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को इंडिया के हिसाब से जो बताने के लिए जो पर्पस था, वो जो पर्सन था वो था टीएस हॉलैंड। तो टीएस हॉलैंड ने क्या किया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्पेसिफिकली बनाया, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो भूगर्भिक जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो चट्टान है, उसको किस तरीके से क्लासिफाई करना है, उसी ने बताया था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है। मैं वैसे रखने में ज्यादा फोकस नहीं करवाता, ये जो चीजें लिखी हैं उसमें सीडीपीएससी पूछ सकता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। अब देखते हैं, तो हमारे पूरे इंडिया का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो वो 3 पार्ट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। पहला पार्ट ये है कि हमारा जो पुराना लैंडमास प्रायद्वीपीय भारत, इसी का हिंदी में भी इधर पे है बना हुआ है, तो वही चीज को मैंने इधर पे इंग्लिश में लिखा है, तो आपको बस मैं बोलते जा रहा हूँ, तो उसी को देखते जाएगा। तो सबसे पहला था हमारा प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला इंडिया। सेकंड लेवल पे क्या था, हिमालय बना, उसके ऊपर में हिमालय बना, ये वाला जो है, और उसके बाद क्या हुआ, गंगा का मैदान बना। इस तरीके से हमारा इंडिया जो है ये बन गया। तो हमारे इंडिया के लिए ये 3 पोर्शन था। पहला पोर्शन प्रायद्वीपीय भारत, है ना, द पेनिनसुलर इंडिया, देन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गैंजेटिक प्लेन, गंगा का प्लेन बनना। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमारे भारत के जो रॉक सिस्टम है, चट्टाने हैं, उसको अगर क्लासिफाई किया जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए, तो हमारे पास आर्कियन आएगा, दूसरा है क्या पुराना रॉक सिस्टम द्रविडियन आएगा, और आर्यन, है ना। मतलब चट्टानों को कैसे वर्गीकरण किया जाए, रॉक सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया जाए, उसके पीछे 4 है, आर्कियन, पुराना, द्रविडियन एंड आर्यन। बिफोर गोइंग टू दिस, इसमें जाने से पहले मुझे ये बताना है कि रॉक्स होते क्या है, चट्टाने क्या होती हैं। तो मुझे ये दिखाना है कि चट्टाने जो होती हैं ये मिनरल से मिलकर बनी होती हैं, खनिज से मिलकर बनी होती है। खनिज जैसे ये सारे चीज है जो ये सब खनिज है, जैसे अभ्रक बोलते हो, है ना, ये भी एक खनिज है। एस्बेस्टस बोलते हो, वो भी एक खनिज है, वो एक मिनरल्स है।
इस तो एक जो रॉक होता है, एक जो चट्टान होता है, ये बहुत सारे मिनरल से, बहुत सारे खनिज पदार्थ से मिलकर बना होता है। जैसे फेल्सपार है ना, फेल्सपार बोलते हैं हम लोग, तो फेल्सपार भी बहुत सारे चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये जैविक और अजैविक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। कोई भी रॉक जो मिनरल से मिलके बनता है उसमें जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं खनिज का तेल, खनिज तेल बोलते हैं, मिनरल ऑयल है ना, या मिनरल वाटर भी बोलते हैं इनफैक्ट। मतलब जिसमें भी खनिज पदार्थ या मिनरल्स चीजें अटैच्ड हैं, जिसमें जुड़ी हैं। नॉर्मली जमीन से जो चीजें निकलती हैं उसमें कुछ मिनरल्स के तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। और किसी भी खनिज या मिनरल्स का डेफिनेशन ये है कि उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा, एक पर्टिकुलरली एक रासायनिक उसका एक गुण होगा, एक डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी होगा, एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, और एक भौतिक उसका गुण होगा, भौतिक और रासायनिक एक गुण होगा। जैसे आप जानते हो कि हम लोग बोलते हैं कि सल्फर है, इससे रिएक्ट करेगा, इससे क्रिया करेगा, इससे नहीं करेगा, सल्फर इससे करेगा नहीं करेगा, या एस्बेस्टस है, इससे करेगा इससे नहीं करेगा। तो इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी है, और दिखता कैसे उसका भी है कि भाई कैसा दिखता है। जैसे माइका को देखोगे, माइका है ना, वो कैसा दिखता है आपको पता है, आयरन ओर कैसा दिखता है वो पता है। कुछ के फोटोज तो यहाँ पे डले हुए हैं जो कि बहुत डेडली हैं। डेडली क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लोगों को मारते हैं। तो खनिज या मिनरल्स का डेफिनेशन ये है कि ऐसा चीज जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, बट वो प्राकृतिक तौर पे होना चाहिए, नेचुरल तौर पे होना चाहिए, ठीक है ना। और जिसका एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। खनिज क्यों समझने, मुझे समझाना है। तो मिनरल्स में 2 या 2 से ज्यादा तत्व हो सकते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अगर देखा जाए हमारे अर्थ के क्रस्ट में या भूपर्पटी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो वो है सिलिका और ऑक्सीजन। जैसे हम लोग जो सॉइल या मिट्टी जिसको बोलते हैं, ये मोस्टली सिलिका और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सिलिका जो मिट्टी दिखता है ना, वो सिलिका से बना रहता है। तो भूपर्पटी या अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर जिसको बोलते हैं, अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं, वो किसका बना है, वो सिलिका और ऑक्सीजन का बना है, हल्के मटेरियल का बना रहता है। मैंने बोला कि हैवी चीज हमेशा से नीचे जाता है, लाइटर चीज ऊपर में रहता है, तो लाइटर चीज जो भी है वो ऊपर में रहेगा। और अगर पूरा अर्थ को देखा जाए, पूरे अर्थ के क्रस्ट को देखा जाए, भूपर्पटी को देखा जाए, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये 5-6 एलिमेंट जो है 98% पार्ट बनाते हैं हमारे पूरे अर्थ का, हमारे पूरे पृथ्वी का जो भूपर्पटी होता है। भूपर्पटी या क्रस्ट का डेप्थ कितना होता है, तो जहां पे आप खड़े हो, मतलब जमीन में अगर खड़े हो, वहां से लेके 30 किलोमीटर का डेप्थ का जो है उसको हम लोग अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं, है ना। कुछ जगह 32 किलोमीटर रहेगा, देयर इज नो इशू। कुछ जगह 100 किलोमीटर भी होता है और कुछ जगह 0 किलोमीटर भी होता है, बट एवरेज क्या होता है 30 किलोमीटर। मतलब सीधी सी बात है, जमीन से जहां पे मैं खड़ा हूं उसके नीचे का 30 किलोमीटर का जो लेयर है उसको मैं अर्थ का क्रस्ट, भूपर्पटी बोल रहा हूं। और उसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल्स मिलते हैं वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मिनरल्स नहीं बोलना चाहिए कि एलिमेंट्स, तत्व जो होते हैं सबसे ज्यादा ये सारे मिलते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स लावा है, मैग्मा है। लावा अगर वो बाहर निकल गया तो लावा, अर्थ के अंदर रह गया तो मैग्मा, सिंपल है ना। अगर ज्वालामुखी से फट के, वोल्केनिक इरप्शन से फट के बाहर निकल गया तो दैट इज लावा। इफ इट इज इनसाइड देयर देन इट विल बी कॉल्ड मैग्मा, ठीक है। अब इसमें ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है ना, वो तो क्या है, ऑर्गेनिक है, जैविक है ना। वो ओशन के एनिमल से बना है, ओशन के प्लांट से बना है, समुद्री जीवों से बना है। इसलिए पेट्रोल की जो खुदाई होती है हमेशा से सी शोर में होता है, समुद्र के तट में होती है ना, पेट्रोलियम की खुदाई। पर कोयला की खुदाई नदी के आसपास होती है, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मुंबई हाई आपने सुना होगा, है ना, तो ये सब ना कहाँ पे होता है, ओशन के आसपास में होता है, ठीक है। अगर बोला जाए पेट्रोल ज्यादा पुराना है तो कोयला, बोलोगे पेट्रोल क्यों भाई, क्योंकि ओशन बने 4.5 अरब साल पहले से वो चल रहा है, और हम लोगों का जो कोयला है वो तो 40 करोड़ साल पुराना है। तो कहाँ अरब साल और कहाँ करोड़ साल, है ना। तो इसलिए पेट्रोल बहुत पहले से, या पेट्रोलियम बहुत पहले से बन रहा है, कोयला तो अभी भी बनना चालू हुआ, ठीक है ना। तो एक रॉक जो होता है वो बहुत सारे मिनरल से बना था, और एक मिनरल बहुत सारे एलिमेंट से बना था। चट्टान बहुत सारे खनिज पदार्थ से बना होता है, और एक खनिज बहुत सारे तत्वों से बना होता है, एज सिंपल एज दैट। एक रॉक हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है, कड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे सोप स्टोन जो घसने के काम आता है,
आने के, तो वो जो सोप स्टोन होता है वो सॉफ्ट रॉक है। ज्यादा आप हार्ड रॉक कर दोगे तो पूरा स्किन छिला जाएगा। तो वो सॉफ्ट स्टोन था, वैसे ही हार्ड वाला होता है जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है, आपको ये जो दिख रहा है तो बहुत हार्ड होता है, उसको रब करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही गैब्रो एक होता है जो काला कलर का होता है, क्वार्ट्जाइट या अब्रक जिसको बोलते हैं वो व्हाइट होता है ना। तो हर का प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा रॉक है, कौन सी चट्टान है। फेल्सपर और क्वार्ट्ज मोस्टली सबसे ज्यादा मिलते हैं आसपास में, आपके आसपास में सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो है फेल्सपर और क्वार्ट्ज, ठीक है। तो चट्टाने कितने टाइप की होती हैं? तो रॉक्स जो है 3 टाइप के होते हैं। वन इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री, थर्ड इज मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टाने, हाँ आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने, है ना। इग्नियस, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। तो इग्नियस नाम से क्या लग रहा है? अग्नि, इग्नियस। ये इग्नियस जो वर्ड है उसका वर्ड लिया गया है इग्निस से। इग्निस लैटिन भाषा में जिसका मतलब होता है फायर, आग। आपने देखा होगा मारुति का नाम, मारुति के एक मॉडल का नाम इग्निस है, अगर देखा होगा तो, है ना। तो मारुति मारुति सॉरी, हाँ, इग्निस जो है उसका मीनिंग होता है फायर, ठीक है। और सारे जो रॉक हैं या जितने मिनरल्स हैं, जितना भी चीज जानते हो आप, वो वोल्केनिक इरप्शन से ही बाहर निकला है ना। कोई पुराना है कोई नया है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। पर ये इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टाने उनको बोल रहे हैं जो कि पहली बार निकला है ना। जैसे अभी भी अगर लावा का फ्लो हुआ, चट्टान बन गया, तो वो इग्नियस रॉक है। बाद में टूट फूट के एक और चट्टान बनाया, दैट्स डिफरेंट थिंग। पर मेरे को एकदम पेरेंट रॉक, इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक, प्राइमरी रॉक, ये मतलब बोलना चाहिए से प्राथमिक चट्टाने हैं, सबसे पहले की चट्टाने, ठीक है ना। इसी ये ठंडा होके जम जाता है ना, और जम के ये बना देता है बड़े बड़े रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स क्या क्या डिपेंड करता है कि वो जल्दी ठंडा हुआ कि लेट से ठंडा हुआ। अगर जल्दी ठंडा हो जाता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण वाले, दाने दाने वाली बनाता है। अगर लेट से ठंडा होता है तो वो बड़ा एक शीट बनाता है। तो डिपेंड करता है कि कितना तेजी से ठंडा हुआ, सडन कूलिंग हुआ कि एब्रप्ट कूलिंग हुआ। सडन कूलिंग होने से छोटे छोटे ग्रेन्स, धीरे धीरे होने से लार्ज, ये तो जो बड़े बड़े प्लेट बनते हैं, मतलब देखना चाहिए कि ना जो भी पत्थर काले कलर का होता है मोस्टली वो ना इग्नियस का होता है, इसलिए ना उसका ना प्लेट जो निकलता है वो ना एक लेयर में निकलता है रादर देन छोटा छोटा टुकड़ा में निकलता है। आपने कभी ऑब्जर्व करना ना, हम लोग जो गिट्टी बोलते हैं वो हल्का सा दिखना डार्क कलर का होता है, या तो जहाँ पे बोरिंग होता है, बोरिंग से जो जीरा गिट्टी बाहर निकलता है वो डार्क कलर में होता है। तो ये डार्क कलर है, मतलब उसमें क्या जाता है पता है? आयरन जाता है, आयरन जाता है। और जो सफेद भूरा कलर का दिखता रहता है, ब्राउन कलर का दिखता रहता है ना, उसमें क्या जाता है? सिलिका जाता है, नीचे में से आयरन जाता है, ठीक है। तो ये जो इग्नियस रॉक है, अगर इसमें आयरन ज्यादा है तो वो डार्क कलर का दिखेगा, ब्लैक कलर का, और उसमें मजबूती ज्यादा होती है क्योंकि आयरन है, इसमें धातु है, इसलिए ज्यादा ये होता है। तो इसलिए क्या है, डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना आयरन है। अगर ज्यादा आयरन है तो बेसाल्ट है, कम आयरन है तो ग्रेनाइट है। मतलब सिलिका तो कॉमन दोनों में रहेगा, पर आयरन ज्यादा है, लोहा ज्यादा है तो बेसाल्ट है, कम ज्यादा है तो ग्रेनाइट है, कम ज्यादा है, कम आयरन है तो ग्रेनाइट है। और इसके बीच में गैब्रो, टेगमाइट, एंडेसाइट ये सब चलता रहता है, ठीक है। सेम चीज वही इसी चीज को लिखा हुआ। फिर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने। अवसादी, सेडिमेंट्री, तलछटी, इसका मतलब ये है अवसाद, है ना। मतलब क्या है, वो जो इग्नियस रॉक था, जो पेरेंट रॉक था, वो टूट टूट के जब कहीं जाके डिपॉजिट कर देता है, कहीं जाके जमा हो जाता है, और उसके बाद वो किसी कारण से कंप्रेशन होके, उसमें सिकुड़न होके फिर से ऊपर में बड़ा चट्टान बनता है, तो वो है अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में वही चट्टाने होती हैं जो इग्नियस में होती हैं, बट सेडिमेंट्री रॉक हल्का होता है, अवसादी चट्टाने हल्की होती हैं। क्यों होती है पता है? क्योंकि जब ना ये जो सपोज जैसे इग्नियस रॉक है ना, ये टूट टूट के एक और क्या बनाएगा, ये सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा। तो ये जब टूटेगा फूटेगा ना, है ना, तो इसमें से हल्के एलिमेंट ज्यादा निकलेंगे, भारी वाला तो यहीं पे रहेगा, हल्के एलिमेंट ज्यादा रहेंगे, और वही जाके ना ट्रांसपोर्ट होके कहीं जाके वो फिर से क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानी बनाएगा। जैसे हमारा हिमालय खोखला है, भसभसा है, अरावली वैसे ही है, विंध्या वैसे ही है, सतपुड़ा वैसे ही है।
है ना। ये सारा जो है सेडिमेंट्री रॉक है ना। तो इसमें इसमें मिनरल आयरन वायरन ज्यादा नहीं मिलते, इसलिए ना आप किसी भी हिल में चट्टानों में ना कभी ये नहीं देखोगे कि आयरन की माइनिंग कर रहे हैं, है ना। लोएस की खदान वो सब कभी नहीं होगी, ये सारे अवसादी हैं ना। इसमें ना हल्के मटेरियल्स मतलब सिलिका वगैरह ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन सिलिका ये सब ज्यादा होंगे, समझ रहे ना। ये तो एल्यूमिनियम होगा, पर कभी भी कंडीशन में आयरन बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सैंडस्टोन वगैरह शेल वगैरह मिलते हैं, मतलब देखो ये जिसको बलुआ पत्थर बोलते हैं ना, सैंडस्टोन, ऐसा स्टोन जो सैंड से बना है, इसको जोड़ने से बना है सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर, बालू से जो पत्थर बना है बलुआ पत्थर, ठीक है ना। तो शेल शेल वेट करो शेल के लिए, है ना। अब हाँ, मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें। अब इसमें से कोई भी रॉक में बहुत प्रेशर डाल दिया, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके कारण से सिकुड़न हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो गया, उसके आणविक संरचना में चेंज हो गया, है ना। तो उसके कारण से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तो उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। जैसे कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाना, है ना, बोलते हैं ना कोयले के खदान में डायमंड बनता है, क्योंकि कार्बन में बहुत प्रेशर पड़ गया तो डायमंड बन सकता है। तो उसका रूपांतरण हो गया, उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, जिसके कारण से वो डायमंड बन गया। और उसके लिए क्या क्या चीज अप्लाई होता है? प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव, वॉल्यूम बहुत ज्यादा सिकुड़न, टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हाँ, तो रॉक जो कोई भी चट्टान होता है ये 3 टाइप के होते हैं, मैंने 3 टाइप को बता दिया, है ना। पहला आग्नेय इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री और साथ ही थर्ड है रूपांतरित मेटामॉर्फिक। अब किसी भी रॉक का अपना साइकिल होता है, साइकिल होता है मतलब चक्रण होता है, कि पहले क्या होगा, कोई वोल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, क्या निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, ज्वालामुखी फट के क्या होगा, ये चट्टाने बना। अब उसके ऊपर नदी आएगी, नदी उसको इरोड करेगी, उसको अपरदन करेगी, क्षरण करेगी, और उसके कारण से उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो जहाँ के नदी में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। नदी में जाके जमा होने के कारण से नदी का जो लोड है बढ़ता जाएगा, जिसके कारण से नदी सिकुड़ती जाएगी, और सिकुड़ के वो कंप्रेशन होके फोल्ड होके माउंटेन बना देगा। और वो माउंटेन या हिल बन के वो जो चट्टान बनेगा वो अवसादी पर्वत बनेगा, सेडिमेंट्री माउंटेन। तो ये सेडिमेंट्री माउंटेन क्या होगा, फिर से ये इसके पर नदी आएगी, जैसे हिमालय पर नदी आ गई, वो सेडिमेंट्री माउंटेन है, उस पर रिवर आएगी, रिवर उसको फिर से घिसेगी, घिस के फिर कहीं पे जाके जमा करेगी, जैसे इंडियन ओशन में जाके बे ऑफ बंगाल में जाके जमा करेगी, और बे ऑफ बंगाल फिर से एक नया माउंटेन बाहर निकल जाएगा। और ये रॉक के साथ होता रहता है। अगर ये बाय द वे पैसिफिक ओशन में गया तो क्या होगा उसके साथ, ये रॉक क्या करेगा, जमा होगा ओशन में। जैसे प्रशांत महासागर में क्या है, जितने सेडिमेंट्स हैं, जितने अवसाद हैं, वो जाके जमा हो गए प्रशांत महासागर में, सेडिमेंट्स जमा हो गए, वो फिर ना गर्त में चला जाता है। प्रशांत महासागर में ऐसा होता है, पैसिफिक ओशन में, कि वो ट्रेंच में चला जाता है, और गर्त में जाके वो अंदर में प्लेट के साथ अंदर घुस जाता है, और वो फिर लावा बन के फिर मेल्ट होके बाहर निकलता है। ये रॉक का एक साइकिल है, इसी को रॉक का चक्रण बोलते हैं, है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं बताया कि रूपांतरण कैसे हो जाता है, कैसे मेटामॉर्फिक हो जाता है। तो एक सैंड है, सैंड जो है, रेत जो है, बालू जो है, उस पर प्रेशर पड़ जाता है तो सैंडस्टोन बन जाता है, ऐसा पत्थर बन जाता है, बलुआ पत्थर। और उस पर फिर से प्रेशर पड़ जाता है तो क्वार्ट्ज बन जाता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान है। तो ये रेत कभी सोचोगे कि क्वार्ट्ज बन सकता है, क्योंकि प्रेशर पड़ गया, उसमें वॉल्यूम, उसका जो आयतन है वो सिकुड़ गया, उसमें टेम्परेचर अप्लाई हो गया, तो क्या बन गया, क्वार्ट्ज बन गया। ये ग्रेनाइट है, इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो निस बन जाता है ना। ये मिट्टी है, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, क्ले जिसको बोलते हैं, उस पर बहुत प्रेशर पड़ गया तो शेल बन गया। मैंने बोला ना कि शेल के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो शेल क्या है, ये चिकनी मिट्टी जो है, इस पर प्रेशर पड़ा, इसमें पानी ज्यादा है ना, प्रेशर पड़ा, उसमें वही टेम्परेचर पड़ा, इसके कारण से शेल बन गया। और उस पर प्रेशर पड़ा तो स्लेट बन गया, स्लेट जिसको बोलते हो आप बचपन में लिखने के लिए यूज करते थे स्लेट, तो स्लेट बन गया। और भी प्रेशर पड़ा तो सिस्ट बन गया। तो ये जो निस और शिस्ट बताता है ना, ये कहीं पे बहुत प्रेशर पड़ा है, दबाव पड़ा है, ये चीज बताता है, मेटामॉर्फिक है, ठीक है ना। वैसे ही नॉट ओनली दिस, एक शेल जो है, जो निस तक बनता है, इसका एक प्रोसेस है। वैसी एक बेसाल्ट है, वो शिस्ट बन जाता है। वैसी एक लाइमस्टोन जो चूने का पत्थर है, चूना है, वो मार्बल बन जाता है ना। लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर बन जाता है ना।
ये जो सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्स बन जाता है, और कार्बन क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है। तो वही है, मतलब अब यहीं पे मैं क्लोज करूंगा अपने आप को कि आप भी प्रेशर पर अप्लाई करने से आप हीरा बन सकते हो। द थिंग इज दैट प्रेशर शुड बी पार्शियल ओनली, मतलब आपके पास ज्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, कम प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा प्रेशर में भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कम प्रेशर में भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पार्शियल होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत रहना चाहिए प्रेशर। और प्रेशर के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है कि हर सैटरडे को हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट हर एक टेस्ट देने के बाद आपको टेंशन रहेगा कि इस शनिवार को फिर टेस्ट देना है, तो वो प्रेशर हम लोग अप्लाई किए रहते हैं। दैट्स आवर जॉब, वो हमारा काम है कि आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना। ठीक है, इससे आप डिसिप्लिन होते हो। ठीक है ना, इसलिए जो ये सीजीपीएससी या स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी का कोई भी किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी का एक ही तरीका है, उसको डोमिनेट करके चलो, उसको फेस करो सामने से, फ्रंट से, कि उसके पीछे पीछे मत भागो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो अब ये कैसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। मैं छत्तीसगढ़ पीएससी का टॉपर बनने का टारगेट करूंगा, मैं ये टारगेट नहीं करूंगा कि किसी तरीके से लटक के निकल जाऊं मैं छत्तीसगढ़ पीएससी में। मैं वैसे टारगेट मुझे नहीं पसंद। तो मतलब मुझे लेवल 1 रैंक 1 के लिए टारगेट करना है, और जब रैंक 1 के लिए टारगेट करना है तो तैयारी भी रैंक 1 जैसी होती है। कहीं पे जब डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो सफर को एंजॉय करना सीखो। जैसे क्या है, अपन जब बोलते हैं कि जाके हिमाचल में जाएंगे, शिमला में जाएंगे, घूम के फिर के आएंगे, और ट्रेन भर में लड़ाई करते हुए गया, तो क्या मतलब है भाई, जर्नी का एंजॉयमेंट करो, सफर का एंजॉय करो। वहां जाके तो डेस्टिनेशन मिलेगा ही। जैसे जो दिवाली की तैयारी में जो मजा है वो दिवाली के दिन में तो आता ही है, पर उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेशन फील होता है कि भाई दिवाली खत्म हो जाएगा, isn't it? तो क्या है, हम लोग सफर को एंजॉय करते रहेंगे ना, तो वो मोमेंट मेरे से कोई नहीं छीन सकता। हाँ, तो इसलिए ना क्षण को एंजॉय करो। और वो एंजॉय करने का तरीका क्या होगा, जिस दिन मैं नींद अच्छी लूंगा, उसका मतलब ये है कि मेरा दिन अच्छा गया। और नींद अच्छी तब होगी जब मेरी उम्मीद थी आज के दिन से वो मेरे को फुलफिल होगी। मेरी आज की उम्मीद ये थी कि मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, और मैंने वो फुलफिल कर लिया, तो मेरी नींद अच्छी होने वाली है। और मैं नहीं किया तो मेरी नींद अच्छी नहीं होगी। मैं सुबह एक टारगेट बनाया था अपने लिए कि मैं 4 घंटा पढ़ूंगा और मैंने इसको खत्म कर दूंगा। अगर मुझे अगर एग्जाम की तैयारी करनी है, तो जो छत्तीसगढ़ पीएससी के जो 200 मार्क्स का पेपर है उसको मैं 365 में डिवाइड कर दूंगा, और उस हिसाब से काउंट करूंगा कि हर दिन में मेरे को इतने पॉइंट के हिसाब से, इतने नंबर के हिसाब से मेरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। तरीका तो वही है ना, कि देखो कि जैसे एग्जाम सपोज कोई भी एग्जाम 400 नंबर का है, 400 नंबर का एग्जाम है जो 1 साल बाद वो एग्जाम होने वाला है, और मेरे पास 365 दिन है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। मतलब हर दिन मेरे पास 1 से ज्यादा नंबर के बराबर में पढ़ लूं आज के हिसाब से, कि 1 से ज्यादा नंबर इसमें से आ जाने चाहिए डेफिनेटली। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ो, है ना। अगर 200 नंबर का पेपर है, मैं जस्ट एग्जांपल बोला ना, उसको 365 से डिवाइड करो, मतलब हर 2 दिन में मेरा 1 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाना चाहिए। और उस 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कम से कम 100 पेजेस तो पढ़ने ही है, तब वो 1 पेज, वो प्लस रिविजन, तब वो 1 पेज 1 नंबर मेरा रेडी होता है। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ता उस दिन मैं 200-300 लोगों से पीछे हो जाता, है ना, मैं उन लोग से पीछे हो जाता क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाया अच्छा। ठीक है, तो यही है, छोटा टारगेट करो, सफर को एंजॉय करना सीखो, और ग्रुप में पढ़ो, है ना। यही चीज आप लोग के लिए मुझे बोलना है। और बाकी कोई डाउट है तो पूछो, हम लोग बात कर सकते हैं उस बारे में। नहीं है कोई डाउट? ठीक है, आई होप यू लाइक द लेसन। आज का क्लास आपको अच्छा लगा, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जो 8 जनवरी से जो नई बैच चालू होगी उसमें प्रॉपर तरीके से इसकी क्लासेस और अच्छे से होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।